देखिए जो इससे लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया था ये वाला, तो इसमें यह था कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग गुणांक का मान क्या है 0.025 वेग गुणांक है। वेग गुणांक क्या होता है, गुणांक बोलो या स्थिरांक बोलो, ठीक है। ये है आपका 0.025 मोल नहीं है, मोलरिटी पर सेकंड, या फिर आप इसको मोल पर लीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 0.5 m, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको आप ए नोट लिखते हो वो कितनी है 0.5 m। 15 सेकेंड बाद मतलब t = 15 सेकेंड बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, मतलब आप लोगों को क्या निकालना है AT, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वही आपका सबसे आसान तरीका है, या ऐसा तरीका जिसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते। वो देखिए होता क्या है कि जो भी आप चीज़ों आपको जो क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उसको लिखिए और जो निकालना है उसको मेंशन कीजिए और फिर फॉर्मूला लगाना है K = A0 - AT/T। देखिए इसमें K की वैल्यू दे रखी है, A0 की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालनी क्या है AT। अगर आप पूरी वैल्यूज़ खुद रखोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है कि आपको जो एक्चुअल में वैल्यूज़ रखनी कैसे है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो न्यूमेरिकल्स थे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें इसके अलावा आप लोगों के जो कमेंट्स थे उसमें से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वेग जो नियम होता है उसको अगर आप डिफाइन करना चाहो या परिभाषित करना चाहो तो उसकी परिभाषा कैसे लिखोगे। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वेग नियम एक्चुअल में होता क्या है। एक बार देखिए आपका जो वेग नियम या इसी को बोलते हैं वेग व्यंजक, रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिंपली कोई भी रिएक्शन है, इसमें ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, अभिक्रिया वेग = होता है आपका K A⁴x B⁴y, ठीक है। तो यही तो क्या है आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब आपके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखना, ठीक है। तो कहने का मतलब वेग व्यंजक एक्चुअल में क्या है, वेग नियम वह व्यंजक है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उसके अभिकारकों की सांद्रता के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब अभिक्रिया वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उसके सांद्रता के पदों के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेग नियम। अब इसकी ये जो घातें हैं वो जो x और y वो दी गई रासायनिक अभिक्रिया के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है या फिर भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये a और b भी कभी ना कभी आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन या वेग व्यंजक की बात करें तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन था आई होप आप लोगों को उसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट देखिए आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की
अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होगी? अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अपन लोगों ने क्या लिखा था कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सेम यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए जैसे आपके पास क्या है, ये आपका कोई भी रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर अब मैं इसकी बात करूँ कि शुरू में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? A0। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात की जाए तो ये A0 और ये 0। अगर T समय पश्चात इसका X पार्ट यहाँ से निकल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या है आपका एट T = 0 टाइम पे, और नेक्स्ट हो जाएगा एट T = T टाइम पे। तो ये आपका एट T = T टाइम पे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखा जाएगा? अभिक्रिया वेग = हो जाएगा K A⁴ ठीक है, कहने का मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है आपका अभिक्रिया वेग। अब देखिए अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो ये आपका dA/dt = K A, ये किसी की भी पावर 1 हो, इसका मतलब वही वापस आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो dA/A। ठीक है, मतलब ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, आप चाहो तो इसको ऐसे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, = क्या हो जाएगा KdT। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अगर इस आपका जो ये इक्वेशन दी है, अब अगर अपने को इसका समाकलन करना पड़े तो कैसा होगा? समीकरण 1 का समाकलन करने पर मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए वही नेगेटिव साइन को और कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन करते टाइम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका नेगेटिव साइन और इंटीग्रेशन करेंगे इसका dA/A का। अब देखिए अपने को लिमिट्स लगानी पड़ती है, इसमें लिमिट्स लगाएंगे तो देखिए कहाँ से शुरू हो रही है अभिक्रिया? A0 से कहाँ तक? AT तक। ठीक है, इसके बाद में इधर देखिए ये आपका K है और dt, वही 0 टाइम से लेकर T टाइम तक। 0 से मतलब कोई भी अभिक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक चल रही है। यहाँ पे तो ये तो टाइम के लिए तो 0 और T हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन या सांद्रता की बात करो तो A0 से लेकर AT तक आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक चीज़ देख लेना, अगर आप लोगों को कभी भी एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, सिंपली इंटीग्रेशन वैसे आप लोगों को आते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते तो यहाँ पे अगर dx/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा इसका आता है ln x, ये ध्यान रखना है, ये साइड में लिख लो। dx/x का जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर क्या आता है? ln x। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ln a, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिमिट्स लगा दीजिए, ये क्या है? A0 और ये AT, नेगेटिव साइन बाहर है तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये और K और dt का तो आप लोगों को कल भी बताया था कि जो dt का इंटीग्रेशन होता है वो t आएगा। t में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
तो आप लोग क्या लिखोगे, t माइनस 0, तो सिंपली आप उसको t लिख सकते हो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट रख दीजिए। ln a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ln at माइनस ln a नोट, ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास के टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाते हो, तो ये हो जाएगा आपका ln a नोट माइनस ln a t इज इक्वल टू के टी। ठीक है, देखिए यहाँ से आप इसको ln a नोट अपॉन ए टी लिख सकते हो, और ये के टी है। ये आपका जो लोग के बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसमें आप लोगों को वैसे भी पता है, ये होता है आपका ln a अपॉन बी, या कुछ भी हो, जैसे x अपॉन वाई है तो आप इसको लिखते हो ln x माइनस ln y। ये सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट कर लो या इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद में ये हो जाएगा आपका t को, अगर आप ये मल्टीप्लाई में है, t को अगर आप इधर लेके आओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a नोट अपॉन a t। ठीक है, और आपको पता है ln को अगर आप log में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है ln इज इक्वल टू 2.303 log। ये आपका 10 बेस पे होता है, और ये क्या होता है आपका वैसे log e होता है। ठीक है, मतलब e बेस पे ln और 10 बेस पे आपका, अगर आप log 10 बेस पे ले रहे हो तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ln की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नोट अपॉन a t। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन ये वाली इंपॉर्टेंट है और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 नंबर दे दीजिए और ये आपका 3 नंबर इक्वेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को बोलते हैं प्रथम को समीकरण 3 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, वेग समीकरण है। ठीक है, ये आपके जो 3rd नंबर इक्वेशन है वो क्या है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ए नोट क्या है, ए नोट क्या है यहाँ पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ए नोट क्या होगा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एटी क्या है आपका, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की बची हुई सांद्रता, या अभिकारक की सांद्रता लिख लीजिए सिंपली कि टी समय पश्चात कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में रिएक्टेंट का कितना बचता है। ए नोट क्या है आपका रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, मतलब टी टाइम पर अभिकारक की कितनी सांद्रता बची हुई है। ठीक है, के क्या है आपका वेग नियतांक, के क्या है आपका वेग नियतांक।
वेग नियतांक, वेग गुणांक, वेग स्थिरांक सभी इसी के नाम है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घात के, जो अभिक्रिया वेग होता है वो अभिकारकों के प्रथम घात के समानुपाती होता है। इस हिसाब से अगर आप एक कोई भी रिएक्टेंट लेके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हो, मतलब एक अभिक्रिया है जिसमें ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है या जो आपकी सांद्रता है वो कितनी है, A0। T समय पश्चात क्या होगा, इसका X पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो ये कितना रह जाएगा आपका A माइनस एक्स। आप इसको AT भी लिख सकते हो, यही तो है। ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये बाद में आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, देखिए A0 माइनस एक्स, इस यही तो क्या है आपका T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर आप अभिक्रिया वेग जो लिखते हो तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K A की पावर 1। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग जो है वो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। आपकी जो शुरू की 1-2 क्लास थी उसमें अभिक्रिया वेग लिखना बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हो, तो ये आपका अभिक्रिया वेग है और ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हो और इस इक्वेशन को फिर बाद में इंटीग्रेटेड करते हो, मतलब इसका इंटीग्रेशन या समाकलन करने पर अपने को ये प्राप्त होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बेसिक फॉर्मूला होता है dx अपॉन x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है ln x। ठीक है, तो यहाँ पे बस लिमिट्स ध्यान रखना कि लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, यहाँ पे भी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब जब t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 टाइम से t टाइम तक। अगर आप a जो आपकी कंसंट्रेशन है या जो अभिकारक की सांद्रता है उसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी A0 और हायर लिमिट या अपर लिमिट क्या हो जाएगी AT। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद में इनके जगह मान रखते हैं, लिमिट्स लगाने के बाद में यहाँ पे आप लोगों के पास ये आपका इक्वेशन आती है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, और इस इक्वेशन में ln को आप फिर बाद में लास्ट में किस में कन्वर्ट करते हो, लॉग में, मतलब 10 बेस पे। तो 10 बेस पे कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब कुछ समझने के लिए जो साइड में फॉर्मूले लगे हुए हैं उसको ध्यान रखोगे तो करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो लास्ट में इक्वेशन आती है वो आती है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल इसी पे सोल्व होने वाले हैं, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स है सारे इसी से सोल्व होने वाले हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो आप लोग ये जो आपका 12th का एग्ज़ाम होता है उसमें और साथ में नीट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमेशा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, हमेशा। ठीक है, कोई से भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, और वो आएगा आपका न्यूमेरिकल अभी आगे सोल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बेसिक उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। मेन चीज़ यहाँ पे दिक्कत आती है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए और यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होती है कई बार उससे समझ में नहीं आता कि कौन सी क्या चीज़ है। ठीक है, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे A0 क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और AT क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T टाइम, मतलब T समय पर अभिकारक की सांद्रता। K क्या है आपका वेग नियतांक। ठीक है, वेग नियतांक, वेग गुणांक कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए साथ ही साथ में एक चीज़ ये भी देख लीजिए, ये जो K है इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, यूनिट निकालना तो आप लोगों को आता है या नहीं। तो देखिए K का जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एक बार मैं यही बता देती हूँ। आप लोगों को यूनिट निकालना बताया था कि मोल लीटर 1 माइनस n माइनस 1 और ये समय का इन्वर्स। ठीक है, यही होती है आपकी K की यूनिट निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू कितनी रखते हो, 1 ही तो रखोगे। अपने पास जो वेग नियम है, ठीक है, उसमें अभिक्रिया का वेग
इसकी जो घातों का योग होता है वही तो उसकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे कितना है 1, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मोल 1 - 1, लीटर 1 - 1 और समय इन्वर्स। ठीक है, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब लास्ट में 1 हो जाएगा। तो k की फाइनल आपके पास जो यूनिट आएगी वो आती है समय का इन्वर्स। ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, k की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, समय का इन्वर्स, मतलब सेकंड इन्वर्स में आ सकता है, मिनट इन्वर्स में आ सकता है, आपका आवर्स में आ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ तक ये अभिक्रिया हो चुकी है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो आपका जो रिलेशन आता है या ये जो इक्वेशन आती है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो देखिए कैसे। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे क्या है, ln A0/AT इज इक्वल टू क्या होता है, KT। वैसे आपके बेसिक आपका जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ तक है, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो देखिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। 12th बोर्ड में तो शायद नहीं आएगा, लेकिन नीट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ग्राफ के लिए। इधर देखिए ln A0/AT। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस ln को हटाना चाहते हो तो ये, क्योंकि आपको पता है ln का मतलब क्या है, जो आपका log होता है किस पे, ई बेस पे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे आप इसको हटाना चाहते हो तो ये अगर इधर हटेगा तो इधर लग जाएगा ई बेस पे, तो ये क्या हो जाएगा A0/AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर KT। ध्यान रखना ये। ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इधर देखिए अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो यहाँ पे ये जो पावर होगी, मतलब अगर आप इसको AT को ऊपर ले जाते हो और A0 नीचे आ जाएगा तो ये भी सारी जो है वो अपॉन में आ जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा AT/A0 इज इक्वल टू, मतलब अगर ये 1/KT ऐसे लिखा हुआ हो, ई की पावर KT, तो आप इसको वापस ऊपर लेके जाओगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर -KT। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आता है AT इज इक्वल टू A0 ई की पावर -KT। ये आपके इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे कई बार क्या पूछ लेते हैं, जैसे कंसंट्रेशन लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट क्लियर होता है, वो डाउट्स आ जाते हैं कि कई बार तो ये लिखा हुआ होता है और कई बार नहीं लिखा हुआ होता है। ये क्या है, आपको कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। एक्चुअल में अपने शुरू में ये मान लिया कि ये क्या है, आपके इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपके क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन कर दिया, इसलिए बार बार मैं कई बार नहीं लगाती, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़े, ठीक है, ये आपका AT है, उसका समय के साथ ग्राफ कैसा आएगा वो अभी एक साथ सारे ग्राफ एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका हाफ लाइफ। देखिए अर्धायु क्या होता है, अर्धायु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु वह समय होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता का आधा पार्ट या आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो चुका होता है। ठीक है, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वह समय जिसमें अभिकारक का आधा भाग वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, वह समय क्या कहलाता है, आपका अर्धायु। देखिए आपके पास ये रिएक्शन है K इज इक्वल टू, सॉरी रिएक्शन क्या, जो लास्ट में अपने पास इक्वेशन आई थी ना, वो देखिए K इज इक्वल टू होता है 2.303/T log A0/AT। ठीक है, इसी में तो वैल्यूज रखनी है। आपका टॉपिक क्या चल रहा है, अर्धायु।
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु या हाफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए अगर t इज इक्वल टू आप क्या लेते हो t हाफ, t इज इक्वल टू क्या लोगे t हाफ, तो AT कितना हो जाएगा A0 अपॉन 2। ठीक है, अगर आप t इज इक्वल टू क्या लेते हो t हाफ, मतलब वह समय जिसमें अभिकारक का आधा पार्ट उत्पाद में कन्वर्ट हो चुका है, तो AT का मान कितना आ जाएगा A0 अपॉन 2, क्योंकि आधा तो किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो अब कितना बचा आधा। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। देखिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0, और यहाँ AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी A0 अपॉन 2। तो देखिए A0 से तो A0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 2। ठीक है, तो नेक्स्ट K इज इक्वल टू 2.303, और यहाँ पे देखिए साथ के साथ में इसको T हाफ लिखते जाइए, क्योंकि ये अर्धायु ही तो है। ठीक है, तो ये T हाफ log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 और 0.3010। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 0.693 आएगा। करके देखना एक बार, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको इधर ले जाओ, K को नीचे ले आओ, तो T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास T 0.963 अपॉन K। ये आ गया आपके पास किसका फॉर्मूला, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो T हाफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, यहाँ पे T हाफ शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है या प्रथम घात के समानुपाती होता है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो कहीं आपके अभिकारकों की सांद्रता दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, उसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K की यूनिट्स क्या क्या आएगी और T हाफ की वैल्यू क्या आएगी, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कुछ ग्राफ्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपके अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहला अगर आप ग्राफ देखो, 2 या 3 ग्राफ बनाते हैं जो आपके दे रखे हैं। ये आपके प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ, मतलब अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले इक्वेशन है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT। यहाँ से एक चीज़ देखिए, log A0 अपॉन AT इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका KT अपॉन 2.303। एक ग्राफ यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसको भी आगे खोल के लिखना चाहो तो देखिए log A0 माइनस log AT, इसको खोल के ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलेज में आते हैं लॉग के। आगे ये हो जाएगा
के टी अपॉन 2.303। ठीक है, यहाँ से आगे अगर आप देखिए ये आपका नेगेटिव साइन वाला है, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये जो है अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो जो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, अगर आप इसको इधर लाओगे तो ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका log, इसको आप ऐसे लिखिए log ए नोट, इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस का के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log ए टी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए log ए टी, इसी को मैं एक बार ऐसे लिख रही हूँ log ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log ए नोट। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में जो ग्राफ दे रखे हैं ये एक तो इस रिलेशन से आएगा, एक ग्राफ आएगा आपका इस रिलेशन से। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे पहले इसकी बात करो तो अगर आप इसमें ये जो दे रखा है आपका log ए नोट अपॉन 80 और इसका समय के साथ ग्राफ खींचो तो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है log ए नोट अपॉन 80 और t के साथ। तो देखिए ये तो कांस्टेंट राशियाँ हैं, के भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ही तो है 2.303 कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और तो इसका मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी के समानुपाती है और पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये क्या आ जाएगा ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब ढाल, वो क्या आ जाएगा के अपॉन 2.303। ठीक है, नेक्स्ट इस इक्वेशन के लिए देखिए अगर इसमें और टी में ग्राफ खींचे, किसमें, इधर देखिए वाई एक्सेस पे क्या ले रहे हो आप log 80, वाई एक्सेस पे क्या ले रहे हो log 80 और ये टाइम, मतलब जो आपके अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है, उसका log, और समय के साथ अगर आप ग्राफ खींचते हो तो इधर देखिए ये क्या है आपका y बराबर mx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान रखना कि ये तो इसके समानुपाती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ समानुपाती है। इसका मतलब देखिए ये जो आपके y बराबर mx प्लस c से का क्या मतलब होता है, आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, लीनियर या रेखीय, लेकिन उसका जो ढाल आएगा, स्लोप आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस बार ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। अरे जिसके साथ आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, बाकी जो उसके मल्टीप्लाई में जो चीज़ें हैं वही तो उसका क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका स्लोप, और साथ में ये जो प्लस सी होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट। मतलब आप इस ग्राफ को जीरो से शुरू नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कोई ना कोई आपका पहले से वैल्यू आ रखी है। तो ये यहाँ से ये आपकी कौन सी वैल्यू है, log ए नोट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो वैल्यू है, या यहाँ जहाँ से ये शुरू हो रहा है वो है आपका log ए नोट। अगर आपको ये पूछे कि इस ग्राफ में इंटरसेप्ट या अंतः खंड का मान कितना है, तो वो होता है आपका log ए नोट। ठीक है, और आपका स्लोप का मान क्या है, माइनस के अपॉन 2.303। तो ये जो दो ग्राफ है आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगर आप जो आपके अर्ध आयु है उसमें और इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब हाफ लाइफ किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ और रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हाफ लाइफ कितनी है, ये टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के। तो ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा,
तो कहने का मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसा आ जाएगा, टी हाफ और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभी ए माना था रिएक्टेंट को, एक किस में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट में, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, या मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कंसंट्रेशन, या सीधा सा इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ये आपका ए की कंसंट्रेशन है। अगर आप इसमें ग्राफ खींचते हो तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए कि इसका आपका ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वेग नियतांक जो होता है, वेग गुणांक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, उसकी इकाई क्या होगी। नेक्स्ट आपका कि ये जो आपका रिएक्टेंट है उसका समय के साथ ग्राफ कैसा बनेगा। अगर आप लोगों ने वाई एक्सिस पे log A0/80 लिया है तो ग्राफ लीनियर बनेगा पॉजिटिव में। अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन वो log 80 लिया है तो ग्राफ वही लीनियर बनेगा, रेखीय बनेगा, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ। मतलब यहाँ पे ये जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव में होगा। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इसकी जो क्या नाम है, ये जो रिएक्टेंट है टी टाइम पर जो रिएक्टेंट की सांद्रता होती है वो पहले वाली से तो कम ही आएगी, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये मान तो कम होता जाएगा, ये मान टाइम के साथ ये मान तो वैसे भी कम होता जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ होती है, जो आपके प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ होती है वो समय के साथ उनका जो वेग होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का वेग समय के साथ हमेशा घटता है। क्योंकि आपको पता है वेग किस पे निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर। तो सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है, तो वेग भी घटता जाएगा। आपका लगातार जो वेग है वो घटता जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इनके लिए ऐसा कुछ लिखते हो आप यहाँ पे, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो समय के साथ, जो वेग है, वेग होता है वो समय के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमेशा ये डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे नहीं बनाना। जो आप इक्विलिब्रियम में जो कर्व बनाते हैं ना वो ऐसे कुछ हो गया इसके पैरेलल हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, ये आपका हमेशा डिक्रीज होता है। वो होगा क्यों, क्योंकि आप लोग कैसे लिखते हो, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और यहाँ पे वेग क्या होता है, वेग क्या होता है आपका के ए की पावर 1, या सीधा सीधा इसको बोल सकते हो वेग किसके समानुपाती है, ए की कंसंट्रेशन के। और समय के साथ ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, समय के साथ ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है। कम होती जाएगी तो वेग भी कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। कहने का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ये सेम वैसे ही होती है जैसे आदमी की इच्छाएं होती है, वो कभी पूरी नहीं होती है, चाहे कम होती जाए पर पूरी कभी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन, ये जो आपका ये जो आपका कर्व है वो ऐसा जाता जाएगा, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं होगा। आप इसको लीनियर ऐसे नहीं बना सकते, इसके पैरेलल नहीं बनाना है, ये हमेशा डिक्रीज होता जाता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका वेग है और समय के साथ अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो हमेशा ध्यान रखना अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती है, वो सांद्रता के। और सांद्रता समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे आएगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग और समय में अगर आपको ग्राफ पूछे तो इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे करना है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना क्योंकि ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका वेग जो है वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये कांस्टेंट कभी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का।
तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ग्राफ हो गए। अब ऐसे ही ग्राफ मैंने आप लोगों को शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए भी बताए थे, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में ये ग्राफ कुछ चेंज आ रहे थे, इसमें चेंज आ रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो किसके लिए ग्राफ पूछ रहे हैं। इसके बाद में देखिए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। वैसे तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि कोई भी आपके जो अभिक्रिया है उसका ऑर्डर निकालना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो एक्सपेरिमेंट से आएगी, उसको जनरली आप नहीं काउंट कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे ऑर्डर कुछ रिएक्शंस का बता कर सकते हो। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट आपका एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन द बेसिक एसिडिक मीडियम। तो आपका एस्टर क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने, ये आपका एस्टर है, उसका हाइड्रोलाइसिस मतलब एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये H+ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3COOH प्लस एथेनॉल। तो ये क्या है आपका, आप लोगों को मैंने सूडो ऑर्डर रिएक्शंस बताई थी। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है कि वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में चेंज आता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आणविकता का मान और उसकी कोटि का मान अगर अलग अलग हो जाता है तो वो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस में आती है। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आणविकता का मान कितना है 2, लेकिन कोटि कितनी आएगी 1। ठीक है, ये आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और प्रथम कोटि अभिक्रिया का भी। यहाँ पे क्या होता है, H2O की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी जो सांद्रता है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता, या जो परिवर्तन आता है उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास है शुगर का इन्वर्जन, जो आपकी इन्वर्ट शुगर होती है उसका कन्वर्जन। जैसे आपके पास है C12 है H22O11, इसका ये आपका इन्वर्ट शुगर है सुक्रोज, ये भी एसिडिक मीडियम में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C12 है C12 तो है ही C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है आपकी इन्वर्ट शुगर, किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किस में, एसिडिक मीडियम में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम लिख दूँ तो उस कंडीशन में ये एग्जाम्पल शून्य कोटि अभिक्रिया में चला जाएगा, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एक स्पेशल नोट लिखवाया था कि उत्प्रेरक या जो आपका पृष्ठ होता है उस पर गैसों का विघटन, एंजाइम से उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाएँ और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, शून्य कोटि की। तो ध्यान रखना, अगर इसी इक्वेशन में या इस जो आपका ये जो रिएक्शन है इसमें एसिडिक मीडियम ना देके यहाँ पे अगर एंजाइम लिख दे, क्योंकि आपको पता है ये तो बॉडी में होने वाली रिएक्शन है तो एंजाइम से उत्प्रेरित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंजाइम लिखा हुआ हो तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्शन होगी वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ये भी क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही जैसे आपके रेडियो एक्टिव रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस, कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है जिसमें कोई भी आपका बड़ा जो एटम है या आपका जो कोई भी बड़ा नाभिक होता है वो छोटे नाभिकों में टूटता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो भी किसको फॉलो करती है, हमेशा
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में वो आप लोगों को ये दे देते हैं कि एक नाभिकीय अभिक्रिया ऐसे हो रही है तो उसके लिए वेग गुणांक का मान निकालिए। आप लोगों के दिमाग में आएगा नाभिकीय अभिक्रिया को पता ही नहीं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। तो कहने का मतलब ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप लोग ये पता कर सकते हो कि ये कौन सी कोटि की है, या कहने का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन मेन यही है, या फिर आप अपनी बुक से एक दो और लिख सकते हो। ऐसे ही ये क्या है आपके फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस। तो देखिए आज अपन ने इस क्लास में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है कि जो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो एक्चुअल में क्या होती है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट जो इक्वेशन आती है वो क्या है, मतलब समाकलित अभिक्रिया वेग की समीकरण क्या आती है, उसके लिए हाफ लाइफ या अर्धायु क्या होता है, और साथ ही साथ में अपन लोगों ने ये देखा था कि ये जो इक्वेशंस आती है उनके लिए आप लोग ये जो ग्राफ्स बनाते हो वो कैसे बनाते हो। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो दिमाग से निकल गई थी, वो देखिए क्या है। इधर देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक जो आपको ये बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू क्या आती है 2.303 अपॉन टी log A0/80 यही आता है। यहाँ पे A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक सांद्रता, AT क्या है, T समय पर सांद्रता। तो कहने का मतलब अगर आप लोगों को प्रथम कोटि अभिक्रिया में इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी हो तब आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन आप लोगों को अगर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी हो और वो बोले कि टी टाइम पर आपकी इसकी सांद्रता ये है और T2 टाइम पर इसकी सांद्रता ये है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा ध्यान रखिए। देखिए इसी फॉर्मूले में ये मानते हैं यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया में यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया में T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता AT1 सपोज मान लीजिए कि AT1 है, ठीक है, तथा T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता T2 है। ये आप लोगों ने देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नहीं दे रखी है तब उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए जैसे आपके पास क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में या बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो T = T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है AT1, ठीक है, और T = T2 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है AT2। अगर इन्होंने खुद ने ऐसा दिया है तो फिर उसके लिए K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, K = आ जाएगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log AT1 AT2। देखिए यहाँ पे देखिए हमेशा आप लोग क्या करोगे, बस इसका ध्यान रखना T2 माइनस T1 तो हमेशा ही करते हैं अपन, ठीक है, कि ये आपका जो भी चेंज आ रहा है समय कितना लगेगा तो T2 माइनस T1। लेकिन ऊपर किसको रखना है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ऊपर रखना है और जो वैल्यू कम होगी उसको नीचे रखना है। अब आप ये चीज़ पता है कि T1 पे एक ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अरे पहले तो कंसंट्रेशन ज़्यादा ही है फिर बाद में वो समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम होने वाले को हमेशा नीचे रखना है, ये ध्यान रखना। अगर आप इसको उल्टा रखोगे
तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। कहने का मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया में आपका जो K की वैल्यू निकालने के लिए दो प्रकार की इक्वेशन आ सकती है, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। ठीक है, ये तो जनरली अपन सब पढ़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसा भी कुछ वो पूछ लेते हैं। कहने का मतलब अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको T1 और T2 पर सांद्रताएं दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का कि जो आपका इंट्रोडक्शन था या फिर पूरी जो डिटेल स्टडी थी, इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरी जो डिटेल स्टडी है प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वो अपन लोगों ने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ताकि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके।